Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल मोशन के कुछ एक फार्मूले करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेसिकली इसमें फार्मूला नंबर 1 से फार्मूला नंबर 8 तक रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स का फार्मूला है, जो ऑलरेडी हम काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 में लेक्चर 19, 20 और 21 में डिस्कस कर चुके हैं। इन फार्मूले को, इनका डिफिनीशन, इनका डेरिवेशन और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये सारा का सारा यहाँ डिस्कस किया जा चुका है। फार्मूला नंबर 9 से लेके फार्मूला नंबर 15 तक ये रोटेशनल मोशन का डायनामिक्स है। इसको हम डिटेल में यहां डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने के पहले एक चीज बता दें। आप ऊपर हेडिंग लिखिएगा, फार्मूला ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर अ बॉडी और पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ही ये फार्मूले सही है। अब आप कहेंगे कि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो जैसे कोई फैन रोटेट कर रहा है और हम कमरे में बैठे हैं, तो हमारे लिए वो एक्सिस जिसके अबाउट फैन रोटेट कर रहा है, सीलिंग फैन रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस है। या डोर हम ओपन करते हैं या विंडो हम ओपन करते हैं, तो डोर जिसके अबाउट रोटेट करता है वर्टिकल एक्सिस, वो क्या? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दो हमने एग्जांपल दिए फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करता है? यस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे प्योर रोलिंग का केस, या फिर प्योर रोलिंग ना हो तो बॉडी रोल भी कर रहा होता है और एक्सिस मूव भी कर रहा होता है। ये इस केस में एक्सिस मूव कर रहा है। जैसे एग्जांपल हम दें, आप कोई ट्रेन मूव कर रही है और उसके अंदर बैठा आदमी ट्रेन के दरवाजे को ओपन करता है। याद रखिए, मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं। मेट्रो में डोर स्लाइड करता है, यहां हम ओपन करने की बात कर रहे हैं, जहां रोटेट हो रहा होता है। तो ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा, उसके लिए वो डोर जो ओपन हो रहा है उसका एक्सिस फिक्स्ड है। लेकिन अगर बाहर रोड पर कोई आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए एक्सिस मूव कर रहा है। वहां पे ये फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे। यहां से लेके यहां तक कोई भी फार्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे फार्मूले कब अप्लाई होंगे? जब पार्टिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तभी ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे। जब एक्सिस मूव कर रहा हो, उस केस में हम कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इन सारे चीजों को डिस्कस करके इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद प्योर रोलिंग का केस करेंगे। उसके बाद जब एक्सिस मूव कर रहा होता है तो उनके प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, ये आईआईटी एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें हम लास्ट में रखेंगे और वो बहुत ही टफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इनको स्टार्ट करने के पहले फिर एक बार हम बता दें, ये फार्मूले तभी हमको अप्लाई करना है, फार्मूला नंबर 1 से फार्मूला नंबर 15 तक, जब एक्सिस फिक्स हो यानी रेस्ट में हो, बॉडी ऐसे एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड हम XY प्लेन में ले लें, तो यहां हमने डॉट लगा दिया, यानी ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके ऊपर सर्कुलर पाथ पे, इसको सेंटर लेके सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है।
इस पार्टिकल के ऊपर ये सारे फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं, फार्मूला नंबर 1 से 15 तक। इस पार्टिकल के ऊपर जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास कर रहा है और इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है और रेस्ट में है। एक्सिस क्या है भाई? रेस्ट में है। या सेकेंड एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये तो पार्टिकल का हो गया। बॉडी का कोई भी जनरल बॉडी हम ले लें, ऐसे कोई जनरल बॉडी है, सपोज कर लो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस फिक्स है। अगर बोर्ड का प्लेन हम एक्स वाई प्लेन ले ले तो ये क्या हो गया भाई? जेड एक्सिस। इस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास करना जरूरी नहीं है, केवल एक ही कंडीशन है कि ये एक्सिस फिक्स होना चाहिए, यानी रेस्ट में होना चाहिए। अब इस बॉडी के ऊपर फार्मूला नंबर 1 से फार्मूला नंबर 15 सारे फार्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये चीज है। अब इन फार्मूले को डिस्कस करते हैं। हेडिंग आप लिखिएगा तो जो अभी हमने कहा वो जरूर लिख लीजिएगा, फार्मूला ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन फार्मूले को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज बता दें, ये सारे के सारे फार्मूले ट्रांसलेशनल मोशन में जो फार्मूले हैं उन्हीं का ये रोटेशनल इक्विवेलेंट है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ का रोटेशनल इक्विवेलेंट है, यानी टाउ इक्वल टू हम कह सकते हैं आई अल्फा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ऐसे ही L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। इनको हमने इसलिए डिस्कस कर दिया, यहां से छोड़ के यहां पे हम आ गए, क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम L और टॉर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर से इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से हम स्टार्ट करते हैं फार्मूले नंबर 1 से। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ट्रांसलेशनल मोशन में देखें तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, यहां ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ट्रांसलेशनल मोशन में a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसी का ये रोटेशनल इक्विवेलेंट है। ऐसे ही ट्रांसलेशनल मोशन में a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस फॉर्मूला है, यहां पे अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब अल्फा ओमेगा और डी थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। उनका डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब उसको आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सिस के अलोंग किधर होगा, बाहर की ओर कि अंदर की ओर, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे देखें, सपोज करो एक पार्टिकल है आर रेडियस के, कैपिटल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका सेंटर ओ है और एक्सिस ऐसे हम जेड एक्सिस कर दें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हम ले, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये सेंस ऑफ रोटेशन होता है, और केवल इंडियन ऑथर्स इसको डायरेक्शन जैसा यूज करते हैं। कोई भी फॉरेन ऑथर पढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज सेंस लिखा होगा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिखा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लिखा होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा भाई? इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बाहर की ओर, यानी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यही क्लॉकवाइज रोटेशन होता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर होता, यानी माइनस जेड एक्सिस के अलावा। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? तो ओमेगा इस केस में ओमेगा बाहर की ओर होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा, तो जो डी थीटा का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा का डायरेक्शन होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जेड एक्सिस के अलावा। अब अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
अल्फा आउटवर्ड्स भी हो सकता है, इनवर्ड्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। यानी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन बाहर की ओर जेड डायरेक्शन या के कैप डायरेक्शन में होगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी भले ही एंटी क्लॉकवाइज है, यानी जेड डायरेक्शन में है, अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो अल्फा इनवर्ड्स होगा, यानी माइनस के कैप डायरेक्शन में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन में भी हो सकता है और v के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, जब यहां पे हम देखें ये बॉडी या पार्टिकल जब मूव कर रहा तो इस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, और इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो ये दिया फॉर्मूला नंबर 3, यानी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट ds इक्वल टू d थीटा क्रॉस r, ये डायरेक्शन होगा। चूंकि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ds और ये ds और r और d थीटा ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए d थीटा और r के बीच का एंगल 90 हो गया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ds r साइन थीटा और d थीटा r साइन थीटा। तो d थीटा का d थीटा और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड रेडियस की इक्वल होगा, साइन 90 वो 1 हो गया। तो मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा। इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी ये फार्मूले होगा। अब क्योंकि यहां भी ओमेगा और आर के बीच में 90 डिग्री है तो ओमेगा आर का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर साइन 90 तो वो 1 हो गया, इसलिए ये फार्मूला हमारा आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे ये फार्मूला आ गया। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्या है, ये 3 फार्मूले दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अगर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उनके 3 जो इक्वेशन होंगे वो ये हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इन्हीं के इक्विवेलेंट फार्मूला है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी इक्विवेलेंट से ये फार्मूले हैं। ये सारे के सारे डेरिवेशन डिफिनीशन ये हमने लेक्चर 19 और 20 में डिस्कस किया है, और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम 19 में भी मिलेगा, 20 में भी मिलेगा, और यहाँ पे और सारे टफ प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो 1 से लेके 8 तक फार्मूले हम हटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं रोटेशनल मोशन के तो वहां आप इस चैप्टर में जाके देखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी फार्मूले नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं और फार्मूला नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 9, रोटेशनल मोशन के ये फार्मूले हम रिजिड बॉडी के लिए लिख रहे हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है आगे कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, आप अभी केवल इतना समझ लिए कि रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, न एक्सटेंड कर सकते हैं,
उसके शेप और साइज को फोर्स और टॉर्क लगा के चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं भाई? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी पे ये फार्मूले लगेंगे। पार्टिकल भी एक रिजिड बॉडी है, यानी पॉइंट मास भी एक रिजिड बॉडी है, वहां पे भी ये फार्मूले एप्लीकेबल होंगे अगर वो रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो डायनामिक्स के ये फार्मूले हम लगा सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पार्टिकल के लिए हमने डिस्कस किया था। L इज इक्वल टू 3 डिफरेंट फॉर्म हमने डिस्कस किए थे, उसमें से एक फॉर्म था mv_r। और अगर ये फार्मूला डिस्कस आपको याद हो, क्योंकि ये चीज हमने ये पूरा डेरिवेशन आपको दिखाया हुआ, डिफाइन कैसे किया है और ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ पे v क्या है, r क्या, ये सारा हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारे पिछले जो 1-2 लेक्चर होंगे उसमें कहीं ना कहीं होगा, आप उनको देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रिजिड बॉडी के लिए L इज इक्वल टू I ओमेगा आया कैसे। तो पहले तो हम पॉइंट मास के लिए बता रहे हैं, पॉइंट मास के लिए L इज इक्वल टू I ओमेगा कैसे होगा। सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है और इसका सेंटर ये है, इस पे एक पार्टिकल मास m का मूव कर रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी नहीं, v डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट v, रेडियस r। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr, क्योंकि इसमें इस फार्मूले में m मास, v वेलोसिटी या स्पीड केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा है और r क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो v हमेशा r के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस केस के लिए हम इसको रेडियस मान सकते हैं। ये इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का। अब इसको हम लिखे L इज इक्वल टू mvr। अभी हमने डिस्कस किया ये जो v है टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा कैपिटल R। काइनेमेटिक्स के फार्मूले अभी हमने लिखे तो उसमें आपने देखा होगा इनटू R। तो ये क्या हो गया? mr² इनटू ओमेगा, और ये क्या हो गया भाई? I ओमेगा। तो ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम I ओमेगा भी लिख सकते हैं, यानी इस पार्टिकल का z एक्सिस या सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का। अब सपोज कर लो कोई रिजिड बॉडी है, उसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा कैसे होगा? तो यहां पे हम दिखा रहे हैं ऐसे एक रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये सारे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे। तो ये पार्टिकल 1 पार्टिकल थ्रू ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल होंगे। इसका जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये r1 लिख दें और वेलोसिटी v1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, वेलोसिटी v2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, वेलोसिटी v3। ये वेलोसिटी सारे के सारे क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम सपोज कर ले n पार्टिकल से मिलके ये बॉडी बना हुआ है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओमेगा और v1 में क्या रिलेशन होगा? v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1, v2 इज इक्वल टू ओमेगा r2, v3 इज इक्वल टू ओमेगा r3। अब इस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L इज इक्वल टू, सारे पार्टिकल का मास हम सेम ले रहे हैं, यानी
बॉडी जितने भी पार्टिकल से n पार्टिकल हम मान लें, सारे पार्टिकल का मास m हम ले लें, तो m r1 v1। आप डिफरेंट मास लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए हम अलग अलग मास लेके दिखा देते हैं। प्लस m r2 v2 प्लस डॉट 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 mn rn vn। ये होगा। हमने सबको प्लस क्यों किया? क्योंकि सबके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी एक्सिस की तरफ। यहां इस डायरेक्शन होगा, यह ऐसे रोटेट कर रहा है तो हमने ऐसे एक्सिस बनाया, तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये होगा ऊपर की ओर। तो सारे के सारा सम हम लेंगे। अब यहां पे लिख सकते m1 r1 और v1 को क्या लिख सकते हैं? r1 ओमेगा। तो ये r1 स्क्वायर होगा, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा आ जाएगा, प्लस m2 है ये r2 स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा हम कॉमन ले रहे हैं इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ओमेगा सब में कॉमन है। अब m1 r1 स्क्वायर क्या है? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। m2 r2 स्क्वायर क्या? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। m3 r3 स्क्वायर क्या? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है ये बॉडी। तो ये जो टोटल है ये क्या हो गया? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम I नाम दे दें तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। यानी किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या होगा भाई? उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इनटू उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। इस तरीके से ये फार्मूला आया है। अब ये रोटेशनल इक्विवेलेंट लीनियर मोमेंटम का कैसे भाई? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या? P इज इक्वल टू mv। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट है, तो यहां पे m की जगह I आ गया, और ओमेगा वेलोसिटी का एंगुलर या रोटेशनल इक्विवेलेंट है, तो v की जगह I आ गया। इस तरीके से ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं कि ये जो है लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं फार्मूला टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा या टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। ये कैसे आया? तो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ हम देखें तो F इज इक्वल टू ma। अब फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या भाई? टॉर्क। और मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का रोटेशनल इक्विवेलेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ये हम यहां से याद कर सकते हैं। डेरिवेशन हम करके दिखाते हैं, क्योंकि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जनरली आपको बुक में नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम एक रफ आइडिया देते हैं कि भाई ये कैसे डेराइव किया गया। तो देखते हैं, पहले एक पार्टिकल के लिए हम करेंगे, फिर रिजिड बॉडी के लिए करेंगे। तो पार्टिकल के लिए करें, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सेंटर O यानी एक्सिस, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन Z हो गया, रेडियस कैपिटल R, पार्टिकल का मास m, और उस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है F। क्या लग रहा है भाई? टेंजेंशियल फोर्स F। अब टॉर्क हमने डिफाइन कैसे करा था?
टॉर्क का जब डिफिनेशन कर रहे थे 3 फार्मूले हमने बताए थे बेटा, उसमें एक फार्मूला हमने जो लास्ट वाला था, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू कैपिटल आर, जहां पे एफ फोर्स और कैपिटल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स एफ लग रहा है, तो इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल होगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा, सपोज कर लो फोर्स ऐसे लग रहा, तो इसके 2 कंपोनेंट को लिख सकते हैं, एक ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, इसलिए हम ये करें कि केवल परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लिया है। तो अब इस फोर्स का टॉर्क हम इस फार्मूले से देखें तो टाउ इक्वल टू एफ कैपिटल आर। अच्छा, यहां पे ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये नेट फोर्स नहीं है, याद रखना इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, केवल टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कैपिटल आ रहा है, क्या होगा भाई, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल आर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इंटू कैपिटल आर, और कैपिटल आर यहां पे भी है तो ये आर स्क्वायर हो गया। एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो आई इंटू अल्फा। इस तरीके से एक पार्टिकल के लिए टाउ इक्वल टू आई अल्फा इस तरीके से डिराइव होता है। अब कोई रिजिड बॉडी है तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो उस पर जो नेट टॉर्क लगेगा वो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, यही फार्मूला आएगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम करके आपको दिखा देते हैं। सपोज करो ये कोई रिजिड बॉडी ऐसे हम ले लें, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस फिक्स है। अब इस पे कुछ एक पार्टिकल ले लें, थोड़ा ऊपर नीचे दिखा दे ताकि हम आर को शो कर सकें। तो सपोज कर ले इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, मास m1, अच्छा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, मास m2, इस वाले का ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, मास m3। अब इस पार्टिकल पे जो परपेंडिकुलर फोर्स r1 के परपेंडिकुलर वही टॉर्क क्रिएट करेगा, वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F3, इस तरीके से लग रहा है। इसको हम हटा देते भाई। अब हम दिखाते हैं ये टाउ इक्वल टू आई अल्फा इस बॉडी के लिए कैसे आएगा। तो इस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क कितना लग रहा होगा, सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स, इन्हीं के तो बराबर होगा। जितने भी पार्टिकल हैं उन पे जो टॉर्क लग रहा है उसी का सम ले लें। सम क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सारे के सारे फोर्स हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, तो सारे के सारे जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेंगे, यानी ऊपर की ओर लगेंगे। भाई ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क ऊपर की ओर लगेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस होगा। हाँ, कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वहां पे माइनस भी हो सकता है, तो वहां पे एल्जेब्रिक सम हम ले सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन। अब टाउ वन को हम क्या लिखेंगे, टाउ वन इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू कैपिटल R1 प्लस टाउ टू क्या होगा भाई, F2 इंटू कैपिटल R2 प्लस डॉट डॉट ऐसे टाउ 3 टाउ n Fn इंटू कैपिटल Rn, force into perpendicular distance of force from the axis of rotation.
F1 को हम क्या लिखेंगे, ma1। याद रखना यहाँ पे a1 r1 प्लस ये हो गया m a2 r2 प्लस डॉट 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 m an rn। ये मास अलग अलग भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी आंसर वही आएगा। ये याद रखना कि ये जितने भी फोर्सेस हमने लिए r के परपेंडिकुलर है, तो जितने भी एक्सेलरेशन a1 a2 a3 पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो इसको हम यहां से इरेज कर दें और यहीं पे लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, टाउ इज इक्वल टू ये अल्फा इंटू r1। भाई एंगुलर एक्सेलरेशन तो सारे पार्टिकल का सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स का हमेशा सेम होगा अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों होगा इसको हम कहीं ना कहीं आगे डिस्कस करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि वो सारे के सारे टफ चीजें हैं और केवल एडवांस्ड के लिए है, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा r1, ये हो जाएगा अल्फा r2, ये हो जाएगा अल्फा rn। तो इस तरीके से ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो यह आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। और ये क्या, सारे पार्टिकल के मूवमेंट इनर्शिया का सम, वो क्या हो जाएगा, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी उन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये टॉर्क के लिए डेरिवेशन हो गया। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी ओमेगा बाई डी टी। और आई कांस्टेंट है तो इसको अंदर भी ले जा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। डिफरेंशिएशन का ये रूल है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। और आई ओमेगा क्या होगा, एल होगा। आई ओमेगा अभी हमने डिराइव किया था रिजिड बॉडी का, आई ओमेगा क्या होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो टाउ को हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी, ये हो गया। इसी तरीके से एंगुलर इंपल्स, जैसे लीनियर इंपल्स एफ डेल्टा टी, या फिर लीनियर इंपल्स आई से हमने रिप्रेजेंट किया था, लॉज ऑफ मोशन में ये पढ़ाया, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लग रहा तो उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, लीनियर इंपल्स। इसी तरीके से इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट होता एंगुलर इंपल्स। अगर कोई टॉर्क किसी बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या एवरेज एंगुलर इंपल्स निकालना तो टाउ एवरेज इनटू डेल्टा टी कर लेंगे। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, यहाँ पे एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहेगा भाई, जैसे वहां पे I इज इक्वल टू L2 माइनस P2 माइनस P1, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से यहाँ पे होगा एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
ये सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं, एप्लीकेशन इनका बड़ा तगड़ा होता है, आगे कहीं कहीं एप्लीकेशन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। जो हमने काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ा था वो क्या था भाई? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई बॉडी, कोई रिजिड बॉडी अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या भाई? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब m का रोटेशनल इक्विवेलेंट I, हाफ वहां भी हाफ यहां भी, और v का रोटेशनल इक्विवेलेंट ओमेगा। तो ये हो गया K रोटेशनल इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। डिराइव इसको करके हम दिखा देते हैं। और फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2I, यानी एल है एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2I। ये कैसे हुआ? पहले हम इसी को दिखाते हैं, फिर डेरिवेशन दिखाएंगे कि K इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर हुआ कैसे। तो K रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब एंगुलर मोमेंटम क्या भाई? L इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन I। ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो K रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, यानी L स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर। एक I कैंसिल आउट हो गया तो K रोटेशनल इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2I। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट 2KI। K का मतलब K रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों फार्मूले रोटेशनल इक्विवेलेंट है। इनका ट्रांसलेशनल इक्विवेलेंट हम देखें भाई तो हमने पढ़ाया था K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2M। अगर ये सब फार्मूले आपको याद आ रहे हैं, और P इज इक्वल टू अंडर रूट 2MK। ये हो गया। अब K इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर आया कैसे? तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये कैसे आया, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम सिंगल पार्टिकल के लिए करते हैं, फिर रिजिड बॉडी के लिए करते हैं। देखो, एक सिंगल पार्टिकल है और XY प्लेन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहां पे सेंटर है, यानी एक्सिस Z हो गया, फिक्स्ड एक्सिस। R रेडियस के सर्कुलर पाथ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी v, इसका मैग्नीट्यूड है जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास m है। अब इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी K क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर होगा। और चूंकि ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा तो इसी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। तो हाफ m, अब v को क्या लिखेंगे? r ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो r ओमेगा, तो हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और m r स्क्वायर क्या? पार्टिकल का I ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंगल पार्टिकल के लिए। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, उसके पास चाहे तुम कहो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है
या काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, ऐसा नहीं है। इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो केवल हाफ mv स्क्वायर, ये भी आंसर करेक्ट है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी आंसर करेक्ट है। ये हम नहीं कर सकते कि हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस टाइप का फार्मूला आगे आएगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पे दोनों ऐड क्यों नहीं हो रहा है, वो हम वहीं पे आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं ऐड हो रहा है। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना कि किसी पॉइंट मास का, किसी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ट्रांसलेशनल ले सकते हैं या रोटेशनल ले सकते हैं, दोनों का सम नहीं लेंगे। रिजिड बॉडी में लेते हैं कुछ केसेस में जहां पे एक्सिस मूव कर रहा होता है, एक्सिस फिक्स है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन में रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो वो हम हर पार्टिकल के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से ही इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब इस पे 3 जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं। 3 जनरल पार्टिकल हमने ले लिया। अच्छा, ये रिजिड बॉडी है तो इसके हर पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा सेम होगा, ये ध्यान रखना। ओमेगा क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, इस पार्टिकल का मास m1 और जो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1। ऐसे इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2, मास m2 और वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर v2। यहां पे ये पार्टिकल मास m3 और रेडियस r3 जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा और वेलोसिटी v3। इन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज करना होगा, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन सबका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, सारे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का सम। तो सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो कहां पे दिखाएं, यहीं पे हम दिखा देते भाई। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, छोटा सा डेरिवेशन यही हम कर देते हैं। तो के रोटेशनल हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn vn स्क्वायर। अब हाफ m1 v1 को क्या लिख सकते हैं, r1 ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। हाफ m2 v2 को क्या लिख सकते हैं, r2 ओमेगा, तो v2 स्क्वायर r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो सबका सेम होगा एक्सिस के अबाउट, प्लस डॉट 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इधर ले लिया हाफ कॉमन और इधर ले लिया ओमेगा स्क्वायर कॉमन। तो अब अंदर बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। और ये क्या हो गया भाई, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया।
यानी किसी भी रिजिड बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना बेटा, फिक्स्ड एक्सिस, सारे फार्मूले हमने फिक्स्ड एक्सिस के लिए कराए। क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई क्या है, उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, और ओमेगा उसी फिक्स एक्सिस के अबाउट। अब ये नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे तो आप ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना, यही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना होगा, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट फार्मूला टॉर्क, ये वर्क डन टाउ डी थीटा, तो एकदम सिंपल है यार, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, एफ डॉट डी एस, ऐसे होता है ना। अब रोटेशनल मोशन है तो ये क्या, इसी के ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टाउ को, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए, ये यहाँ पे टाउ डी थीटा बना, तो एफ डी एस को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, तो एफ इंटू आर क्या हो गया, टॉर्क हो गया, तो टॉर्क डी थीटा। ये वर्क डन का फार्मूला आ गया, पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डब्ल्यू को टाउ डी थीटा लिखेंगे तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। वर्क डन बाई ऑल टॉर्क, ये रखो, याद रखोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विवेलेंट है, वर्क डन बाई ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आज का क्लास रहा, इन फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद रखिए। जो नेक्स्ट क्लास होगा इस पे बड़ा ही सिंपल एप्लीकेशन इन फार्मूले का हम कराएंगे, यानी 12th लेवल के इजी क्वेश्चंस या नीट लेवल के इजी क्वेश्चंस, ताकि इनका आपको प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें नीट और मेंस लेवल के, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वाले क्लास में हम प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ये सारा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा है तो उसका काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर आप लिखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। सायोनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।